जी गौतम सर, हमारे साथ हैं प्रियंका यादव। प्रियंका जी, वीडियो ऑन करें। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग प्रियंका जी। आप आज आपने दूसरी तरह की साड़ी पहनी है। जी सर। गुड। अच्छा चलिए, आपको आप पॉलिटिकल साइंस से हैं। जी सर। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके लिए है इजी सा कि पेंटागन किसको कहते हैं? पेंटागन किसका नाम है ये एक्चुअली? पेंटागन हाँ, याद नहीं आ रहा सर। अभी बहुत सारी चर्चा में रहा है ये। कई दिनों तक अमेरिका के जो है ना उससे रिलेटेड बहुत सारी चर्चा में रहा है ये। नहीं याद आ रहा सर। अच्छा कोई बात नहीं। एक रेड स्क्वायर का नाम सुना है आपने? रेड स्क्वायर कहाँ का है ये? सॉरी सर। और क्रेमलिन सुना है? क्रेमलिन, ये भी नहीं सुना सर। क्रेमलिन कहाँ पर है? क्षमा चाहूंगी सर। ये सारे शब्द ही पहली बार सुने सुने लग रहे हैं। पेंटागन तो फिर भी सुना हुआ लग रहा है। पेंटागन जो है ना ये, अच्छा चलो मैं रिव्यू आपको, टेंशन फ्री, आप बहुत टेंशन में हो क्या आप? नहीं सर, ठीक हो मैं। ऐसा होता है कि मैंने आपको आपके कैलिबर को देखते हुए मैंने थोड़े क्वेश्चन आपको हार्ड रखे आपके लिए, ताकि आप कहीं बहुत अच्छा ऊंचाई पर जा सकें। आप अगर इजी इजी क्वेश्चन तो मैं सबसे ही पूछते हैं, तो आपके लिए मैंने इसलिए कि आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आप बहुत अच्छा जो है ना आगे आपको भविष्य बनाना है, तो जी मैंने सर। थोड़ा सा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ मैं, गोल्ड मेडलिस्ट। हाँ हाँ, पब्लिक एड में है, आई नो, ये तो मैंने देखा है, जब तो मैंने क्वेश्चन आपको इसी पॉइंट ऑफ से थोड़ा सा आपके लिए यूज कर सकते हैं कि हार्ड रखे हैं, ताकि आप उनका अच्छी तरह से जवाब दे सके। मैंने सोचा कि आप अभी इन दिनों में खैर बिजी हो रहे होंगे आप, इसीलिए मैं। अच्छा, एक नीति आयोग ने किसका स्थान लिया है? जी सर, योजना आयोग का स्थान लिया है। गुड। योजना आयोग। हाँ, गुड 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 गुड। अच्छा, एक सीबीआई का फंक्शन क्या है? जी सर। सीबीआई, सीबीआई क्या चीज है? सीबीआई का क्या फंक्शन है उसका? सर, सीबीआई मुख्य रूप से प्रशासन में जो भ्रष्टाचार से संबंधित मामले हैं उनका सुनवाई जांच का कार्य करती है। भ्रष्टाचार संबंधी मामलों की जांच का कार्य करती है सीबीआई। गुड। एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त कौन करता है, आपको ध्यान है क्या अभी? जी सर, मुख्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति जी नियुक्ति करते हैं। गुड। भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस दूसरे योगदान के लिए जाने जाते हैं, जिनको मतलब यूं कह सकते हैं कि आपको बहुत उनका नाम था प्रथम राष्ट्रपति जी का, कि वो जो है ना नाम पहले तो ये बताइए कि प्रथम राष्ट्रपति कौन थे भारत के? जी सर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और और वो हाँ। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे। और उनके एक और उनके योगदान, उनका बहुत एक नई चीज उनके लिए सब लोग जानते हैं इस बात को। आपको ध्यान आ रहा है कि वो क्या चीज थी जिसके लिए वो प्रतिभा थी उनकी बहुत? सर, अभी तो ध्यान में नहीं आ रहा मेरे। चलिए मैं बाद में बताऊंगा। संविधान में हटाने के जिक्र, संविधान में किस अधिक प्राधिकारी को यूं कह सकते हैं हटाने का जिक्र नहीं है? राष्ट्रपति जी का, उपराष्ट्रपति जी का, गवर्नर का, सीएम का, किसका उल्लेख नहीं मिलता है कि जिसको हटाने के कोई प्राविधान संविधान में नहीं दिया गया है? सॉरी सर, थोड़ा समझ नहीं आ रहा। किस प्रश्न समझ नहीं आ रहा। देखिए, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल है, सीएम है, इनमें से किस जन इंसान का या किस जन प्राधिकारी का उल्लेख संविधान में हटाने का उल्लेख नहीं है? मतलब कैसे हटाया जाएगा इसका कोई जिक्र नहीं है। सर, सीएम का नहीं है। नहीं नहीं, सीएम का तो नहीं। अच्छा चलिए, एक क्वेश्चन आपको, वक्फ बोर्ड का आपको चेयरमैन बना दिया जाए, चेयरमैन नहीं सॉरी सेक्रेटरी,
सेक्रेटरी अभी आरएस ऑफिसर ही होता है सेक्रेटरी उसका। मैं आपकी जो है उसके लिए बता देता हूँ। तो आप उस वक्फ बोर्ड के लिए आप क्या काम करेंगे आप उस समय, क्योंकि आपका चेयरमैन तो दूसरा होगा एंड यू विल बी सेक्रेटरी ऑफ दैट जो ना वक्फ बोर्ड। तो आपको क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, आप क्या काम करना होगा आपको? सर वक्फ बोर्ड से जुड़ी जो भी योजनाएं होगी सरकार की, उन्हें हम्म, क्रियान्वित करने का कार्य करेंगे, मॉनिटरिंग करी जाएगी। और अच्छा। जैसे मुस्लिम माइनॉरिटीज से जुड़ा हुआ है ना। हाँ हाँ हाँ, वो उसी से तो जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये। अच्छा चलिए, समाज में आप किस प्रकार की चेतना या जागृति लाना चाहते हो, जो चेत बहुत जरूरी समझते हो कि ऐसा करना बहुत जरूरी है समाज के लिए? सर हेलो। हाँ जी सर, सुनाई दे रहा है। हम्म, सर मेरा मानना है कि हमें हमारी जो सोच है वो सकारात्मक होनी चाहिए, और जितनी भी कुरीतियां या रूढ़ियां हमारे समाज में व्याप्त हैं, उन्हें हम्म। हमें दूर करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। और अच्छा इसके एक लिए वर्ड। ग्राउंड लेवल पे गुड प्रयास करना होगा। गुड। अच्छा एक शब्द जो ना आता है गीता में, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, क्या मतलब है इसका? सर ये निष्काम कर्म की ओर ले जाता है, जहां व्यक्ति को फल की इच्छा किए बिना मतलब एक निवृत्ति, कर्म फल में निवृत्ति रखे और कर्म में प्रवृत्त रहते हुए उसे अपने कर्तव्य पालन पे ध्यान देना चाहिए। हम्म। चलिए प्रियंका जी, आपसे जो ना रिव्यू कर लेते हैं आपके क्वेश्चंस का। मैंने 11 क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए थे। तो आप जी पॉलिटिकल सर। साइंस से, एक तो देखो मेरा रिक्वेस्ट है, ये टेंशन फ्री रह के आप जवाब देना सदा, जी प्रसन्न मुद्रा में। और सारे क्वेश्चन कोई जवाब नहीं दे पाता है, ये मान के चलिए। कुछ क्वेश्चंस का मैंने भी जब इंटरव्यू दिया था तो मेरे भी जो है ना उसमें नहीं दे पाया था, सिलेक्शन हो गया फिर भी। तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा, लेकिन आप थोड़ा सा टेंशन फ्री रह के जवाब दीजिए, नंबर वन। दूसरा, आप थोड़ा सा, अभी आपका कब है इंटरव्यू? 24 जून को है सर। तो इस चौबीस जून को? जून हाँ तो पास में ही है, आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना जी सर। चाहिए आपको, और खूब पढ़ना। और ज्यादा टाइम कहीं वेस्ट मत करना, स्टडी स्टडी स्टडी। जी एक सर। पेंटागन के लिए मैंने पूछा था, पेंटागन रक्षा विभाग है अमेरिका का, जी सर। आपको ध्यान आया अब? जी सर आ गया। हाँ, ये पेंटागन जो है ना रक्षा विभाग है। तो उसको जो है ना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेंटागन पर बमबारी की थी उसने, किसने की थी? लादेन, लादेन है, ओसामा बिन लादेन ने। तो उसको धराशायी कर दिया था, फिर वो दोबारा इमारत दोबारा बनाई गई वो अमेरिका में है। एक रेड स्क्वायर के लिए पूछा था मैंने, रेड स्क्वायर, आप देखिए न्यूज़पेपर आप जरूर रेगुलरली पढ़ा करो। हाँ, कुछ दिनों पर न्यूज भी देखना चाहिए आपको, कभी कभी जो नेशनल न्यूज है वो जरूर देखना चाहिए एक बार, टीवी पर भी। और आपको जो है ना न्यूज़पेपर भी पढ़ना चाहिए, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट जिस पे आती है ना। तो वो रेड स्क्वायर जो है ना, ये जो क्या रशिया है, रशिया का बहुत सबसे बड़ा चौक है यूं कह सकते हैं। जहां पर अभी जो है ना हमारे रक्षा मंत्री जी गए थे, और वहां पर जो है इनकी परेड हुई थी उनके जो है ना इस सेना की, रेड स्क्वायर पर जो है ना उसमें दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज के जो है ना वहां पर वो आर्मी के मेंबर्स गए थे, हमारी यहाँ भी आर्मी के वो गई थी, और रक्षा मंत्री जी भी गए थे। तो रेड स्क्वायर पर उसका मार्च पास्ट हुआ। तो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है वो रेड रेड स्क्वायर, है ना, मॉस्को का है ये रेड स्क्वायर। और क्रेमलिन एक दुर्गीकृत जो है ना ये कॉम्प्लेक्स है वहीं पर, जो रशिया में ही है ये क्रेमलिन, पूछा था मैंने। तो वो भी रशिया में ही है, वो साम्यवाद से पूर्व बना था। किस स्थान का नीति आयोग, आपका सही जवाब था, योजना आयोग की जगह वो बना है, और उसके पीएम चेयरमैन है। सीबीआई का आपका जवाब सही था, वो हमारे जो है ना मतलब एक अन्वेषण की या जांच की सबसे बड़ी एजेंसी है, और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखने और पुलिस का जो है ना एक तरह से रोल मॉडल है वो। प्रथम राष्ट्रपति जी जो है ना राजेंद्र प्रसाद थे, उनके लिए कहावत है कि वो जो है ना मतलब दोनों हाथों से लिख सकते थे। एक एक जैसे कॉपी है,
तो इधर भी लिखेंगे, इधर भी लिखेंगे, और दोनों का तालमेल जो है ना बिठाना एक बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति का काम होता है। यू आर हियरिंग मी? जी सर। तो वो क्या है कि वो जिसको इस पॉइंट इस पैराग्राफ पर लिखना है तो एक हाथ से लिखते थे, दूसरे पैराग्राफ पर दूसरे पेज पर दूसरा जो है ना वो लिख देते थे। और एक ही माइंड का व्यक्ति का इतना ज्यादा इंटेलिजेंसी हो सकती है, तो वो उसके लिए जाने जाते हैं। तो आप जो है ना थोड़ा सा उनके बारे में देखना। और एक जो है ना मतलब हमारे राधा कृष्णन थे, वो दार्शनिक थे। और राधा कृष्णन जो है ना वो संस्कृत, हिंदी, वो कई भाषाएं, 14 भाषाएं उनको ज्ञान था। तो हमारे बहुत बड़े बड़े राष्ट्रपति, विद्वान राष्ट्रपति हुए हैं। संविधान में एक क्वेश्चन पूछा था, संविधान में हटाने का किस प्राधिकारी का जिक्र नहीं है, पूछा था ना, तो वो है राज्यपाल, राज्यपाल का। जी सर, वो प्रसाद पर्यंत रहते हैं, राष्ट्रपति के हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। बिल्कुल सही है सर। एक क्वेश्चन पूछा था आपको, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड जो है ना माइनॉरिटी समाज का एक जो है ना वो बोर्ड है, और उसमें चेयरमैन जो है ना मुसलमान होता है। कोई भी मुस्लिम जो है ना पर्सन को उसको चेयरमैन बनाते हैं, और सेक्रेटरी जो है ना उसका गवर्नमेंट का ऑफिसर होता है। सेक्रेटरी जो है ना वक्फ बोर्ड में सेक्रेटरी, और वो जो भी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उसको इम्प्लीमेंट करने, उनके डिसीजंस को जो है ना वो करने, और वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति की सुरक्षा एंड उसके लिए जो है इम्प्लीमेंटेशन का काम वो सेक्रेटरी का काम होता है। और चेयरमैन और वो बोर्ड के लोग जो है ना उस पर डिसीजन करते हैं। इजंट इट? फॉलो कर रहे हैं आप? जी सर। एक क्वेश्चन पूछा था कि समाज में आप किस प्रकार की चेतना लाना चाहेंगे, तो वो यह है कि आप पहले जागरूक करना पड़ेगा कि हमारे समाज में क्या कुरीतियां, आप बता रहे हो सही है कि कुरीतियां बहुत सारी है, उन कुरीतियों को जो है ना आप जागरूक करना। बहुत अच्छा आपका जवाब था। कर्मण्यवादी का रास्ते जो है ना आपने सही जवाब दिया था कि ये कर्म निष्काम कर्म करे, फल की चिंता, भगवान कृष्ण कहते हैं कि फल की चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो। तो आप जो है ना प्रियंका जी, यू आर डूइंग गुड, बहुत अच्छा है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सारे क्वेश्चन का जवाब दे पाता है, लेकिन ये फिर भी आदमी को पढ़ते रहना चाहिए, खूब पढ़ना चाहिए। पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ना ही आदमी, जो भी कोई महान बने हैं ना वो पढ़ के ही बने। इसलिए जो है ना आपको स्टडी अभी, यू आर डूइंग जॉब, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अभी और कुछ करना। जी सर। और उस दिन, जिस दिन कब है आपको 24 को है ना, तो जी आपको सर। लाइट साड़ी पहन के जाना, ये जो है ना बॉर्डर वाली या सिंपल, नॉट वेरी जो है ना डेकोरेटेड जो है ना, या मतलब बहुत महंगी साड़ी नहीं, नॉर्मल साड़ी पहन के जाना आप, जी सर। नॉर्मल। हाँ, और जो ये जो पिछली आपको बार वाली थी वो सही थी। जरी का वर्क वाला नहीं, पिछली बार वाली पहनी थी मैंने, वो ठीक थी या कोई और? वो भी थोड़ी सी महंगी टाइप लगती है ना। वो जैसे किसी शादी में जा रहे हो आप, तो यू शुड वियर ऑर्डिनरी साड़ी होनी चाहिए, ऑर्डिनरी से लगे आप जो है ना, मतलब एक सिंपल कैंडिडेट के रूप में यू हैव टू गो देयर। तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं शादी में या फंक्शन में आए हैं। यू शुड अपीयर इन जी, वीडियो ऑफ करो। चलिए, विश यू बेस्ट ऑफ लक अगेन, sir. आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। जी राजेश सर। जी प्रियंका जी सुन पा रहे हैं? गुड इवनिंग सर, सुन पा रहे हैं। गुड इवनिंग। जयपुर से हैं आप, तो जयपुर के शासकों के बारे में जानकारी होगी आप? जी सर, पढ़ा तो था थोड़ा। अच्छा, तो एक शासक है वहाँ के जिन्होंने 3 मुगल बादशाहों के साथ काम किया। सवाई जयसिंह। अच्छा, सवाई जयसिंह और मिर्जा राजा जयसिंह दोनों अलग अलग हैं या एक ही शख्सियत? जी सर, दोनों अलग अलग हैं। मिर्जा राजा जयसिंह पहले थे और सवाई जयसिंह उनके बाद में बने थे शासक। और ये उपाधियां थी जो उन्हें दी गई थी मुगल शासकों के द्वारा। अच्छा, ये मिर्जा की उपाधि किसने दी थी? सर ये शाहजहां द्वारा दी गई थी, सॉरी सर, जहांगीर द्वारा दी गई थी मिर्जा की उपाधि, और सवाई की उपाधि शाहजहां ने दी थी। श्योर है आप? जी सर। अच्छा, एक मान सिंह फर्स्ट जो शासक थे उनको और मिर्जा राजा कहा जाता था, पता है आपको? फरजंद राजा कहा जाता था। हाँ,
पर्जन का मतलब क्या होता है? सॉरी सर, अर्थ तो नहीं पता, ये उपाधि जरूर उन्हें दी गई थी। अच्छा, जो मानसिंह थे फर्स्ट, उनको ही महाराणा प्रताप को समझाने के लिए क्यों भेजा सबसे पहले? चूंकि सर मानसिंह जो थे राजा, वो भी राजपूत थे, और अकबर को सम्राट अकबर को आशा थी कि ये अच्छे से उनको कन्विंस कर लेंगे महाराणा प्रताप को अधीनता अच्छा, स्वीकार करने के लिए। तो जब युद्ध हुआ था तब तब भी इनके सेनापतित्व में ही भेजी गई थी सेना, ऐसा क्यों? सर जो मानसिंह जी थे, उनकी निष्ठा पे अकबर को यकीन था, और इसलिए उन्होंने उन्हें ही सेनापतित्व का जो प्रभार दिया था वो दिया था, और साथ ही वो राजस्थान की जो भौगोलिक स्थितियां हैं उनसे भी वाकिफ थे, तो इस कारण से। अच्छा, एक तीसरा कारण और है, जो मुख्य कारण था? जी सर, इतना ही पता है। चलिए मैं बता देता हूँ आपको। मानसिंह अपमानित होकर लौटे थे वापस, से मुलाकात करने के लिए गए थे। राणा प्रताप ने उनके साथ भोजन करने से मना कर दिया था, तो उन्होंने अपना अपमान समझा इसको, और प्रतिशोध की जो भावना थी उसको भुनाने के लिए अकबर ने इनको भेजा। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये जो कछुआ नरेश थे, इन्होंने जब मुगलों की अधीनता स्वीकार की, उससे पहले किनसे, किस राजवंश से इनका संबंध था? किसके अंडर में काम करते थे? नहीं पता सर इस बारे में। अच्छा, ध्यान रखिएगा, बिहारी मल जो थे उनके पुत्र भगवान दास मेवाड़ के सामंत थे, अधीन थे उनके। अच्छा, आप बता सकती हैं हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उससे पहले जो अकबर की सेना थी कहाँ ठहरी थी? सर नहीं पता। अच्छा, इसकी सॉरी योजना सर। कहाँ बनाई गई थी इस युद्ध की? सर नागौर दरबार लगा था 1570, शायद वहीं बनी थी। अच्छा, कंफर्म। मारवाड़ में एक टीका दौड़ होती थी, टीका परंपरा, सॉरी मेवाड़ में। चलिए कोई बात नहीं, मैं अभी आपको बताऊंगा इसके बारे में। अच्छा, ये बताइए, अभी आप देखते हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में टकराव होता है, पार्टी के अंदर टकराव होता है, एक ही पार्टी के अंदर टकराव होता है, अधिकारियों का और नेताओं का टकराव होता है। तो आप देखते हैं कि इस टकराव से सिर्फ देश और आम जनता का नुकसान है, तो क्यों, क्या समाधान है इसके, कि ये टकराव रोका जाए या रुके? सर मेरे मेरे मेरा मानना है कि यदि प्रशासक, राजनेता सभी इंटीग्रिटी के साथ कार्य करे, यानी उनके जो दायित्व है उनको समझे, और अपने स्वार्थों से ऊपर उठ के जनता के बारे में यदि सोचे, तो समाधान निकल सकता है। केंद्र सरकार को एक संरक्षक की भूमिका निभानी होगी सारे देश के संबंध में। साथ ही राज्य सरकारों द्वारा अपनी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए किसी प्रकार का भी कोई आरोप प्रत्यारोप करने से पहले देखना होगा कि जो केंद्र सरकार है वो पूरे देश के बारे में सोच रही है, तो ऐसा नहीं हो, सहयोग हो दोनों के बीच में, चाहे पार्टी अलग अलग हो, लेकिन फिर भी देश हित में सहयोग हो उनके बीच में। और प्रशासक और जहां तक प्रशासक और राजनेता की बात है, तो प्रशासक को तटस्थता के नियम को ध्यान में रखना होगा, और बिना राजनीतिक दलों के प्रति लुभाए और अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा, और संविधान के प्रति प्रतिबद्ध रहना होगा। यदि ऐसा किया जाता है तो ये टकराव कहीं ना कहीं इसको कम किया जा सकता है। अच्छा, ये आदर्श स्थिति बता रहे हैं आप, ऐसा वास्तविकता में हो सकता है क्या? जी सर, प्रयास किया जाए तो हो सकता है। थोड़ा सा अपनी भूमिका को विस्तृत करना होगा, राज्य सरकारों द्वारा भी और केंद्र सरकार द्वारा भी। अच्छा, कल मैं एक मूवी देख रहा था, शेरनी, सुना आपने? नहीं सर। हाल ही में आई है, उसमें इसी को फॉलो करते हुए मैंने ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान में आया मेरे, कि कोई अधिकारी काम करना चाहता भी है तो उसको परिस्थितियों के साथ समझौता करना पड़ता है, या
ऊपर के अधिकारी ऐसा करने ही नहीं देते जो आप आदर्श स्थिति बता रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं समझौता करना ही पड़ता है। तो आप अगर चयनित होती है तो कैसे सामना करेगी ऐसी परिस्थितियों का? जी सर, जो निर्धारित सीमाएं हैं या जो भी कार्य मुझे आवंटित होगा मैं उसे पूरी ईमानदारी से करूंगी। और यदि दबाव आता है तो मैं पहली बात तो उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करूंगी कि सर ये गलत है, उसके सभी पक्षों से उन्हें अवगत कराऊंगी। फिर भी यदि वह दबाव देते हैं तो मैं उनसे लिखित में आदेश लेके उसके बाद ही उनको क्रियान्वित करूंगी। अच्छा, आपने अपनी हॉबी लिखी है क्या इसमें? कुकिंग है सर। अच्छा, कुकिंग, चलिए कोई बात नहीं। मुझे बताइए, राजस्थान के एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री है जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। सर याद नहीं आ रहा। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, ये मीनाकारी क्या होता है, मीनाकारी? जी सर, ये गहनों के ऊपर ये जो स्टोन्स वगैरह लगाए जाते हैं उसे मीनाकारी कहा जाता है, बारीक काम। अच्छा, कहाँ से स्वर्ण आई थी ये आभूषणों कला? से संबंधित है। कहाँ से कला ये आई थी हमारे भारत में? सर ये तो एग्जैक्ट में ध्यान नहीं है मीनाकारी कहाँ से आई थी, लेकिन जयपुर प्रसिद्ध है मीनाकारी के लिए। अच्छा, तो जयपुर से ही प्रश्न लिया है मैंने, और जयपुर के ही एक शासक थे जो इसे लेके आए थे। मानसिंह जी, पर्शिया बिल्कुल, से। पर्शिया से मानसिंह सर। जी। पर्शिया से लाए थे क्या सर? पर्शिया से नहीं लाए थे इसे, इसे लाहौर, लाहौर से। लाहौर से लेके आए। चलिए रिव्यू कर लेते हैं। देखिए, प्रियंका जी, काफी अच्छे आंसर्स हैं आपके। कुछ एक दो बातों को छोड़ दिया जाए, जैसे ये आपके परजंद का अर्थ होता है बेटा, और 1573 में जो भेजा गया था मान सिंह जी को, उसके कारण आपने बताया, उनमें ऐड कर सकते हैं अपन ने जो डिस्कस किया था अभी उसको। इसके अलावा जो मैंने बताया था, ये भगवान दास जी सामंत थे उदय सिंह जी के। इसके अलावा आपने तीन जो बादशाह हैं उनके नाम बताए। एक मिर्जा राजा जयसिंह जो है, शाहजहां ने इनको उपाधि दी थी, जहांगीर ने नहीं दी थी, इसमें थोड़ा सा आप सुधार करें। बाकी आपके अन्य जो प्रश्न है, जैसे टीका दौड़ क्या थी, तो ये नया राजा जो मेवाड़ में गद्दी पर बैठता था वो पड़ोसी राज्यों या रियासतों पर आक्रमण करता था, ये टीका दौड़ थी। इसे आप देखें एक बार। जी और सर। ये हल्दीघाटी का जो युद्ध हुआ था, इसकी योजना अजमेर में, अजमेर में जो दुर्ग है अकबर का किला, वहां बनी थी। और मुगल सेना युद्ध के जस्ट पहले बादशाह बाग, जो वहां पर हल्दीघाटी के पास ही है, वहां पर ठहरी थी। ये कुछ सामान्य सी जानकारियां हैं, आपने प्री और मेंस में पढ़ा होगा इसको। तो जी सर। हाँ, और राजस्थान के बारे में आपको नॉलेज थोड़ा और वाइड कर ले जब तक अभी समय है आपके पास, क्योंकि कोई और छोड़ नहीं है राजस्थान में। आपको कई चीजें अभी बेसिक चीजें हैं, वो एक बार देख लें तो हेल्प मिलेगी आपको इंटरव्यू जी में। सर। आप कॉन्फिडेंस के साथ उत्तर दे पाएंगे आप, ठीक है। बाकी सामान्य जो प्रश्न थे, अवधारणात्मक आपकी जो विचारधारा है उसको लेकर, उनमें आप स्पष्टता के साथ उत्तर दे रहे थे, ये बहुत अच्छा आपका एक प्लस पॉइंट है। और आप पहले सेवा में हैं। जी सर। हाँ, तो आपको शायद ये आपके सब्जेक्ट से जुड़े हुए, या आपका जो बैकग्राउंड है, प्रोफेशनल बैकग्राउंड, वहां से ज्यादा क्वेश्चंस मिलने की संभावना है। फिर भी राजस्थान को थोड़ा और आप देखें। जी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। प्रियंका जी, जी सर। बताएं गुड कि इवनिंग सर। नमस्कार। अच्छा, ये बताएं कि लोक प्रशासन और लोक प्रबंधन में क्या अंतर है? जी सर, लोक प्रशासन व्यापक है, वहीं लोक प्रबंध उस प्रशासन के अंतर्गत किए जाने वाली कार्य प्रणाली या तकनीक का नाम है जो उच्च स्तरीय अधिकारी द्वारा काम में ली जाती है, जिसके अंतर्गत नियंत्रण, समन्वय, निर्देशन संबंधी कार्य आते हैं। वहीं लोक प्रशासन लक्ष्य निर्धारक है,
और प्रबंधन उन लक्ष्यों की प्राप्ति की एक प्रक्रिया है। सिर्फ अलग करते हैं हम लोक प्रबंधन, पब्लिक मैनेजमेंट, इस पर्टिकुलर वर्ड का क्या अर्थ है? सर, लोक प्रबंधन मुख्य रूप से लोक प्रशासन के अंतर्गत आर्थिक क्रियाकलापों से जुड़ा हुआ है सर। हेलो, ठीक है। ये बताएं कि कारपोरेट गवर्नेंस क्या होता है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सर सरकार के नियंत्रण क्षेत्र में आने वाले उद्यम हैं, और ये मुख्य रूप से बाजारोन्मुखी परिवर्तनशीलता, उद्देश्य उन्मुखता, प्रतिस्पर्धी सरकार की ओर संकेत करता है। ये जो सामाजिक कारपोरेट सामाजिक दायित्व, CSR। कारपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, CSR, जी सर। इसके बारे में बताएं। सर, इसके अंतर्गत कोई कंपनी कहीं स्थापित होती है तो उसका समाज पे प्रभाव पड़ता है, समाज पे, पर्यावरण पे। तो उसका समाज और पर्यावरण के प्रति उस कंपनी के दायित्व के संबंध में CSR आया है, जिसके तहत कंपनी अपने कुल लाभांश का 2% तक इन्वेस्ट करे, पर्यावरण पे इन्वेस्ट करे, हेल्थ पे इन्वेस्ट करे, और बच्चों की शिक्षा के लिए, इनके लिए वो इन्वेस्ट कर सके, वहाँ वो पैसा लगे। करे या खर्च करे, चैरिटी खर्च करे सर, चैरिटी। क्योंकि इन्वेस्ट का तो अर्थ होता है कि वापस लाभ के लिए। जी सर, वो चैरिटी करनी है, उन्हें अपने लाभांश का इतना प्रतिशत हिस्सा समाज को देना होगा। एक नवीन लोक प्रबंधन है, नवीन लोक प्रबंधन पढ़ा है? हेलो, हाँ, जी सर। न्यू डायमेंशन ऑफ पब्लिक मैनेजमेंट, नवीन लोक प्रबंधन, बताएं इसके बारे में अगर आपने पढ़ा है तो। सर, नवीन लोक प्रबंध के 10 सिद्धांत हैं जिनके ऊपर सरकार को कार्य करना है या वैसा बनना है। तो उत्प्रेरक सरकार, बाजारोन्मुखी, प्रतिस्पर्धी सरकार, इस तरीके से। अभी आपने कहा कि सत्यनिष्ठा वर्ड, इंटीग्रिटी वर्ड का आपने यूज किया, बताएं क्या होती है इंटीग्रिटी? जी सर, बिना किसी दबाव प्रलोभन के व्यक्ति द्वारा संविधान जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके द्वारा संविधान के प्रति निष्ठा रखते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना पूर्ण निष्ठा के साथ। अच्छा, आप एक RS अधिकारी बन जाते हैं तो आपके लिए इंटीग्रिटी क्या होगा? जी सर, मेरे जो निर्धारित दायित्व हैं उन्हें मैं बिना किसी दबाव के पूर्ण निष्ठा से करूं, और जो भी अपेक्षित वर्ग है उन तक जितना लाभ पहुंचना है या जो सुविधा पहुंचनी है वो पूर्ण रूप से पहुंचे, बिना लीकेज के। आंसर गुड। अच्छा, ये बताएं कि पक्ष निरपेक्षता और निष्पक्षता, इनमें क्या अंतर है? एक तो निष्पक्षता वर्ड है, इम्पार्शियलिटी, एक है नॉन पार्टनरशिप, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? निष्पक्षता और पक्ष निरपेक्षता। निष्पक्षता का तो अर्थ ये है सर कि बिल्कुल तटस्थ होकर, और दोनों के प्रति ही हमारा समान रूप से भाव हो, और हम निष्पक्ष मतलब बिना किसी अपने पूर्वाग्रह के परिस्थिति के अनुसार जो कार्य होता है वो कर सकें। पक्ष निरपेक्ष सर, नहीं क्लियर कर पा रही, समझ, सॉरी सर। मेरा अंतिम प्रश्न है, एक करंट का एक क्वेश्चन है जो भी डिस्कस हो रहा है इन दिनों चर्चा में है, वो है ब्लू इकोनॉमी। जी सर। इकोनॉमी क्या होता है? सर, ब्लू इकोनॉमिक समुद्र से व्यापार का एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है। भारत में इसकी अपार संभावनाएं हैं। यूरोपीय ब्लू इकोनॉमिक रिपोर्ट के अनुसार वहां 50 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला है इस चीज से। तो भारत में भी व्यापक बेरोजगारी है। ऐसी स्थिति में ये रोजगार और उद्योगों के उत्थान हेतु एक नवीन अवसर प्रदान करेगी ब्लू इकोनॉमी। भारत की समुद्री सीमा कितनी है?
सर 7,516.6 किलोमीटर। वेरी गुड। अच्छा, अभी भारत सरकार ने कुछ राशि आवंटित की है ब्लू इकोनॉमी के लिए, बता पाएंगे कितना बजट है वो? जी सर, बजट तो नहीं बता पाऊंगी, याद मेरे ध्यान में भी नहीं है अभी। ठीक है, रिव्यू कर लेते हैं। देखें, जो पब्लिक एड से रिलेटेड जो मेन कंसेप्ट उनको तैयार करें, स्पेशली आपने मेंस में पढ़ा है उनको वापस तैयार करें, जैसे लोक प्रबंधन, लोक प्रशासन, नवीन लोक प्रशासन, इन सबको डिटेल में करें। लोक प्रबंधन का मतलब होता है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट की जो विशेष बातें हैं उनको मिलाकर जनहित में कार्य किया जाए, दोनों की स्पेशलिटीज को यूज किया जाए। तो इसको आप देखना एक बार। और इंटीग्रिटी का अर्थ होता है कि व्यक्ति मन वचन कर्म में समानता हो उसकी। तो शासक के रूप में आपके लिए इंटीग्रिटी ये होगा कि जो सरकारी आदेश हैं, योजनाएं हैं, जो कार्यक्रम है, उनको इच्छित जो आवश्यक व्यक्ति है उन तक पहुंचाना, उनका पालन करना, ये आपके लिए इंटीग्रिटी होगा। बाकी ओवरऑल ठीक है, ब्लू इकोनॉमी में आपके उत्तर अच्छे हैं। इसमें अभी 4,077 करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान बनाया गया और ये भारत के लिए एक नया इकोनॉमी का नया वे खोलने का एक मार्ग बनाया जा रहा है। बाकी ओवरऑल बढ़िया है आपका। थोड़ा सा पब्लिक एड के जो मेन कंसेप्ट हैं उनको एक बार वापस रिवाइज करें, और करंट इश्यूज तो आपका पहले भी अच्छा था, थोड़ा और उसको तैयार करें। जी सर। ओवरऑल बढ़िया है आपका। शुभकामनाएं बहुत बहुत। थैंक यू सर। ये